Hello everyone, welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe to our channel. So let us start with a new video. In this video, we are going to discuss complete solution of complex analysis of part B and C from December 2019. So let us start with the first question. The first question, given that fc to c be an entire function with f1 by n equals to 1 by n square for all n belongs to n, then which of the following is true? ये पार्ट बी का क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन होगा. सो ऑप्शन दे आर नो सच फंक्शन एग्जिस्ट सच एन एफ इज नॉट यूनिक. ऑप्शन ए तो कह रहा है नो सच फंक्शन एग्जिस्ट और ऑप्शन बी कह रहा है सच एन एफ इज़ नॉट यूनिक. मतलब यहाँ तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करा रहा है या फिर यहाँ कह रहा है फंक्शन एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक नहीं होगा. सो अगर करेक्ट होगा तो दोनों, वैसे भी चारों ऑप्शन में से एक ही करेक्ट होगा, बट ये दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं. ऑप्शन सी कह रहा है z इक्वल्स टू जेड स्क्वायर फॉर ऑल z बिलोंग्स टू सी एंड ऑप्शन डी कह रहा है एफ नीड नॉट टू बी पॉलिनोमियल फंक्शन. मतलब यहाँ ऑप्शन सी में ये पॉलिनोमियल दिया है ऑर्डर 2 का और ऑप्शन डी में कहा है कि कोई पॉलिनोमियल ही नहीं होगा. सो इनमें से भी करेक्ट होगा तो एक ही होगा क्योंकि ये भी आपस में कंट्राडिक्ट करें. तो देखते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा. सो हमें यहाँ दिया है सी टू सी एंटायर और एफ 1 बाई एन इक्वल्स टू 1 बाई एन स्क्वायर फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन. सिंस इसके लिए हम जानते हैं आइडेंटिटी या यूनिकनेस थ्योरम होती है जो कहती है लेट एफ एंड जी बी एनालिटिक फंक्शन इन अ डोमेन डी एंड लेट z belongs to d such that fz equals to zz has a limit point in d, then fz equals to zz for all z belongs to c. मतलब आइडेंटिटी थ्योरम होती है एफ और जी दो एनालिटिक फंक्शन है किसी डोमेन डी में और एफ और जी दोनों का एफ जेड और एफ जेड इक्वल्स टू जी जेड. मतलब जब जेड उस डोमेन से बिलोंग्स कर रहा है देन उस रीजन में एफ और जी दोनों एनालिटिक है और दोनों का लिमिट पॉइंट डी के अंदर ही है. देन इस केस में एफ और जी दोनों बराबर होंगे फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी. ये आइडेंटिटी थ्योरम है. सो अगर हम अज्यूम करें 1 बाई एन इक्वल्स टू जेड, अगर 1 बाई एन को जेड अज्यूम कर ले देन 1 बाई जेड इक्वल्स टू एन आ जाएगा. सो यहाँ से अगर देखें या फिर एन इक्वल्स टू 1 बाई जेड आ जाएगा. सो अगर 1 बाई एन इक्वल्स टू 1 बाई एन स्क्वायर दिया दें 1 बाई एन को हमने जेड अज्यूम किया है. सो यहाँ से सिंप्लीफाई हो जाएगा 1 बाई एन इक्वल्स टू जेड एंड 1 बाई एन स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर. सो जी जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर एक दूसरा फंक्शन आ गया. सो इसके अगर लिमिट पॉइंट की बात करें 1 बाई एन का लिमिट पॉइंट 0 होगा, 0 बिलोंग्स टू डोमेन. सिमिलरली अगर जेड की लिमिट पॉइंट, इसकी लिमिट पॉइंट की बात करें इसका लिमिट पॉइंट भी 0 होगा, वो भी डोमेन से होगा. देन हमें यही कहा गया है एफ जेड इक्वल्स टू जी जेड एज अ लिमिट पॉइंट इन डी. सो इन दोनों का लिमिट पॉइंट है डी में और ये दोनों इस डोमेन में जी जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर एंड एफ 1 बाई एन इक्वल्स टू 1 बाई एन स्क्वायर इक्वल है. देन एफ इक्वल्स टू जी फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी. मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये इक्वल होंगे. सो यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं एफ जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी. ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, एक यूनिक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है और ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है. सो अगर यहाँ से देखें देन यहाँ से यूनिक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है. सो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया क्योंकि ऑप्शन बी तो हमें कह रहा है, ऑप्शन ए तो हमें कह रहा है ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा और ऑप्शन बी हमें कह रहा है ऐसा फंक्शन तो एग्जिस्ट कर रहा है बट यूनिक नहीं कर रहा और ऑप्शन सी कह रहा है यूनिक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है. सो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट आ गया. सो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट आ गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये भी हमें पार्ट बी से ही लिया हुआ है. तो इसमें भी सिंगल करेक्ट हो गया. यहाँ दिया जेड बिलोंग्स टू सी और एक फंक्शन डिफाइन किया है एफ जेड इक्वल्स टू जेड बार स्क्वायर ओवर जेड इफ जेड डजंट इक्वल्स टू जीरो और जीरो अदरवाइज, मतलब जेड इक्वल्स टू जीरो पे वैल्यू जीरो है और अदरवाइज वैल्यू है जेड बार बाई जेड. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. तो यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ पूछा गया स्टेटमेंट फॉल्स कौन सा है. 98% तक हम क्वेश्चन को ट्रू समझ के ऑप्शन डिस्कार्ड करके डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन जो भी ट्रू आता है वही देख लेते हैं. बट यहाँ फॉल्स दिया है तो ये ध्यान देने की बात है, हमें यहाँ फॉल्स स्टेटमेंट ही ढूंढना है. सो ऑप्शंस को अगर देखें देन एफ जेड कंटिन्यूस है एवरीवेयर. ऑप्शन बी अगर देखें ऑप्शन बी कह रहा है एफ जेड इज़ नॉट एनालिटिक इन द एनी ओपन एन बी डी ऑफ जीरो. ऑप्शन सी कह रहा है जेड एफ जेड सेटिस्फाई द कोशी रीमान इक्वेशन एट जीरो एंड ऑप्शन डी कह रहा है एफ जेड इज एनालिटिक इन सम सबसेट ऑफ सी. सो अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखें देन जेड बार स्क्वायर बाई जेड. सो अगर जेड की बात करें तो जेड एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है. सो अगर जेड कंटिन्यूस है देन जेड बार भी हमारे पास कंटिन्यूस होगा. सो अगर जेड बार स्क्वायर कंटिन्यूस है
जेड बार कॉन्टीन्यूस जेड बार स्क्वायर भी हमारे पास कॉन्टीन्यूस ही आएगा, और जेड दो कॉन्टीन्यूस फंक्शन का डिवाइडेशन भी हमारे पास कॉन्टीन्यूस ही आता है अगर वो डिफाइन हो। सो अगर ये फंक्शन की अगर बात करें तो ये फंक्शन सिर्फ z इक्वल्स टू जीरो पे डिफाइन नहीं होगी, z इक्वल्स टू जीरो पे यहाँ ये इन्फिनिटी में चला जाएगा जो डिफाइन नहीं होगा। अगर ज़ीरो बट हमें दिया जीरो पे वैल्यू तो ज़ीरो है, सो ज़ीरो पे ज़ीरो आने की वजह से ज़ीरो पे तो डिफाइन हो गया, और बाकी जगह ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस आ रहा है। सो यहाँ से हम ये कह सकते हैं फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर। सो अगर लिमिट की बात करें, लिमिट z टेंस टू जीरो, और वैसे भी फंक्शन के अगर बात की जाती है, सो अगर ये फंक्शन यहाँ पार्टिंग्स में दिया हुआ है, सो ऐसे फंक्शन को कहाँ प्रॉब्लम होती है जहाँ पे लिमिट चेंज हो रही है और इसकी लिमिट z इक्वल्स टू जीरो पे ही चेंज हो रही है। सो अगर जीरो पे अगर बात करें, सो अगर लिमिट z टेंस टू जीरो एफ जेड इक्वल्स टू एफ जीरो आ जाए दैन फंक्शन कंटिन्यूस होगा। एफ जीरो की वैल्यू हमारे पास जीरो है, और यहाँ से भी अगर बात करें देन यहाँ से एफ जीरो इक्वल्स टू जीरो है, दैट इज बाई इस तरीके से भी हम कह सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूस एवरीवेयर। अदरवाइज हमने जो दो फंक्शन लिए हैं एफ और जी, उनका डिवाइडेशन भी हमने कॉन्टीन्यूस बताया है, फंक्शन हर जगह डिफाइन है, दैट इज़ वाई उससे भी हमारे पास ये कॉन्टीन्यूस आ गया। ट्रू स्टेटमेंट है बट हमें यहाँ फॉल्स लिखना है, तो ये ऑप्शन हमारे पास डिस्कार्ड हो गया। तो यहाँ से ऑप्शन है डिस्कार्डेड। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी है एफ जेड इज नॉट एनालिटिक इन एनी ओपन एन बी डी ऑफ जीरो। सो अगर कोई भी फंक्शन एनालिटिक कब होता है, अगर फंक्शन हमें जेड बार में डिफाइन हो, यहाँ हमें फंक्शन जेड बार में डिफाइन है। सो अगर फंक्शन जेड बार में डिफाइन हो देन डेल एफ बाई डेल जेड बार इक्वल्स टू जीरो आ जाए देन फंक्शन एनालिटिक हो जाता है। और अगर फंक्शन एनालिटिक है देन ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ये कंडीशन डिफरेंशिएबिलिटी की होती है। कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है। सो अगर फंक्शन एनालिटिक इम्प्लाइज डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल इम्प्लाइज ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो इस कंडीशन के लिए अगर देखें देन इस फंक्शन का जेड बार के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे देन टू जेड बार ओवर जेड आ जाएगा। सो टू जेड बार ओवर जेड, जेड बार ओवर जेड बार सिर्फ जेड इक्वल्स टू ये क्वांटिटी इक्वल्स टू जीरो होगी ओनली जेड इक्वल्स टू जीरो की कंडीशन में। अदरवाइज ये कंडीशन कहाँ से सेटिस्फाई होगी, अगर जेड डजंट इक्वल्स टू जीरो इम्प्लाइज जेड बार डजंट इक्वल्स टू जीरो, अगर जेड बार डजंट इक्वल्स टू जीरो देन टू जेड बार बाई जेड डजंट इक्वल्स टू जीरो इम्प्लाइज एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एनीवेयर, क्योंकि यहाँ से सिर्फ जेड इक्वल्स टू जीरो पे ही एनालिटिक होगा, बाकी जीरो को छोड़ के कहीं भी एनालिटिक नहीं है। सो अगर ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन बी कह रहा है एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एनी ओपन वीडियो ऑफ जीरो, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू आ गया। बट ऑप्शन अगर डी की बात करें एफ जेड इज एनालिटिक इन सम ओपन सबसेट ऑफ सी, तो यहाँ से ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। ये ऑप्शन डिस्कार्ड नहीं, सॉरी ये ऑप्शन फॉल्स हो गया, क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू तो स्टेटमेंट ये एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एनी ओपन एन बी डी ऑफ जीरो, फंक्शन ये कहीं भी एनालिटिक नहीं है। सो अगर ये फंक्शन कहीं भी एनालिटिक नहीं, ऑप्शन डी हमें कह रहा है एफ जेड इन एनालिटिक इन सम ओपन एंड सबसेट ऑफ सी, तो यहाँ से फॉल्स स्टेटमेंट होगा, सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ से हमें थर्ड स्टेटमेंट चेक करने की तो ज़रूरत नहीं है, बट इफ वी वांट टू चेक दैट स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स देन हमें देखना होगा जेड एफ जेड सेटिस्फाई इन कोशी रीमान इक्वेशन एट जेड इक्वल्स टू जीरो। सो कोशी रीमान इक्वेशन की अगर बात करें जेड एफ जेड की अगर बात करें, जेड एफ जेड हो जाएगा जेड स्क्वायर, जेड बार स्क्वायर से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर फंक्शन की बात करें, फंक्शन हमें दिया है जेड जेड बार स्क्वायर बाई जेड। सो यहाँ से अगर जेड इंटू होगा जेड, जेड से जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, देन इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी जेड बार स्क्वायर इफ जेड डजंट इक्वल्स टू जीरो एंड जीरो अदरवाइज। सो सी आर इक्वेशन की अगर बात करें, फंक्शन जेड बार में डिफाइन होता है, देन सी आर इक्वेशन से ही ली जाती है कि डेल एफ बाई डेल जेड बार इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। सो अगर यहाँ से बात करें, देन ये सिर्फ जेड इक्वल्स टू जीरो के लिए हम कह सकते हैं, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएशन आएगा टू जेड बार इक्वल्स टू जीरो, टू जेड बार इक्वल्स टू जीरो हमारे पास आएगा सिर्फ जेड बार इक्वल्स टू जीरो की कंडीशन में, जेड बार इक्वल्स टू, बट हम यहाँ लिया जेड बार डजंट इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। सो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो जेड बार सेटिस्फाई द सी आर इक्वेशन एट जीरो, सिर्फ जेड इक्वल्स टू जीरो पे हमें सेटिस्फाई हो रही है, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं हो रही। सो यही हमें दिया, सो यहाँ से भी ये ट्रू स्टेटमेंट है। सो हमारे पास सिर्फ फॉल्स स्टेटमेंट आया ऑप्शन डी, तो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी हमें पार्ट बी से पूछा गया है। कंसिडर अ पोलिनोमियल, में एक पोलिनोमियल पूछा गया है एफ जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर प्लस ई जेड प्लस बीस पावर 11, यानी ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। जेड इक्वल 2 डिग्री का एक पोलिनोमियल दिया है, और हम जानते हैं 2 डिग्री के पोलिनोमियल्स के रूट निकालने के लिए हम श्रीधराचार्य फार्मूला यूज़ करते हैं, वेयर ए बिलोंग्स टू जेड माइनस ज़ीरो, यानी जेड डजेंट इक्वल्स टू ज़ीरो होकर बाकी इंटीजर से बिलोंग्स कर रहा है, एंड पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13 इज़ अ प्राइम। Suppose a square is less than equals to 4 p power 11, then which of the following statement is true? First statement कह रहा है f is zero of the
इमेजनरी एक्सिस, मतलब एफ के जीरो इमेजनरी एक्सिस पे ऑप्शन बी कह रहा है एफ इज जीरो फॉर विच द रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स आर इक्वल। एफ के जीरो के लिए रियल और इमेजनरी पार्ट इक्वल होंगे। एफ इज डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब एफ में अलग अलग रूट्स आएंगे। और ऑप्शन डी कह रहा है एफ हैज़ एग्जैक्टली वन रियल रूट, मतलब सिर्फ इसमें एक ही रियल रूट आएगा। तो यहाँ रूट्स की बात हो रही है यानी जीरोस की बात हो रही है, और हमें एमसेट एक पॉलिनोमियल दिया। सो पॉलिनोमियल 2 डिग्री का, इसके रूट श्रीधराचार्य फार्मूला से निकाल लेंगे। सो अगर श्रीधराचार्य फार्मूला से इसके रूट निकालेंगे तो श्रीधराचार्य फार्मूला से इसके रूट निकलेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, वेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर इक्वेशन दी हुई है देन उसके रूट आते हैं माइनस ए प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो अगर यहाँ से श्रीधराचार्य फार्मूला में वैल्यू रखेंगे देन इक्वेशन इसमें सिंप्लीफाई हो जाएगी। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ए स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4 पीस पावर 11। सो अगर ये कंडीशन दी हुई है देन इसमें अगर फर्स्ट कंडीशन एज्यूम करें कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पीस पावर 11, सो अगर ये कंडीशन होगी देन अगर यहाँ से इसमें वैल्यू रखते हैं देन जेड इक्वल्स टू माइनस ए बाई 2 आ जाएगा। ए की वैल्यू डिस्टिंग यहाँ से हो सकती है। सो ये रियल वैल्यू आ गई, बट हमें ऑप्शंस कह रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट की अगर बात करें ए एज जीरोज ऑन इमेजनरी एक्सिस, हमारे पास माइनस ए बाई 2 वैल्यू आई है। सो अगर माइनस ए बाई 2 अगर इस वैल्यू की बात करें देन रूट्स की अगर बात करें देन ये रियल है। सो रियल होने की वजह से ऑप्शन ए कह रहा है सिर्फ जीरो इमेजनरी एक्सिस पे होंगे, सो यहाँ से ए डिस्कार्ड हो गया। बी की अगर बात करें एफ एज जीरो ऑन विच रियल एंड इमेजनरी पार्ट आर इक्वल, यहाँ से अगर देखा जाए इमेजनरी पार्ट तो जीरो आ रहा है। अगर इमेजनरी पार्ट जीरो आ रहा है देन यहाँ से रियल और रियल पार्ट माइनस ए बाई 2 आ रहे हैं। ए डजेंट इक्वल्स टू जीरो है। सो यहाँ से रियल और इमेजनरी पार्ट इक्वल नहीं है। सो यहाँ से ऑप्शन बी भी हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन आ गया। ऑप्शन डी की अगर बात करें ए हैज़ एग्जैक्टली वन रियल रूट। सो अगर ए की डिस्टिंग वैल्यू लेंगे देन अलग अलग रूट्स आ जाएंगे। ये कह रहा है सिर्फ ए की रियल वैल्यू होगी, तो यहाँ से ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो गया। और ऑप्शन सी कह रहा है ए एफ हैज़ डिस्टिंग रूट्स, मतलब एफ में अलग अलग रूट्स है। सो यहाँ पे अगर अलग अलग वैल्यू रखते हैं देन अलग अलग रूट्स आ जाएंगे। सो यहाँ से हमारे पास करेक्ट आ गया ऑप्शन सी। सो हम देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितना ईजी है, सिर्फ यहाँ से हमें रूट्स ही निकालने। रूट्स निकाल के अगर ऑप्शंस को डिस्कार्ड करेंगे देन ऑप्शन क्वेश्चन ईजीली हो जाएगा। सो यहाँ से ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पार्ट सी से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। लेट एफ सी टू सी भी एनालिटिक फंक्शन है फॉर जेड जीरो बिलोंग्स टू सी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? स्टेटमेंट फर्स्ट है एफ कैन टेक द वैल्यू जेड जीरो एट फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स in 1 by n belongs to n, या फिर f 1 by n equals to z0 for all n belongs to n if f is constant implies f is constant function। और ऑप्शन सी कह रहा है f n equals to z0 for all n belongs to n implies f is a constant function। ऑप्शन डी कह रहा है f r equals to z0 for all r belongs to q intersection 1 by 1 2 implies f is a constant function। सो हमें यहाँ फंक्शन देगा f c to c और z0 को c से कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो बताना कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। सो अगर स्टेटमेंट्स की बात करें सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है एफ सी टू सी एनालिटिक फंक्शन जेड जीरो बिलोंग्स टू सी, डोमेन हमें पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन दिया हुआ है। सो अगर एफ वन बाई एन स्टेटमेंट फर्स्ट के वन बाई एन एफ कैन टेक द वैल्यू जेड जीरो एट फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, मतलब अगर फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स के लिए अगर एफ वैल्यू ले रहा है देन एफ वन बाई एन इक्वल्स टू जेड जीरो हो जाएगा फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स के लिए, मतलब एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब सो यहाँ से फाइनली मैंने पॉइंट्स के लिए आ गया। सो अगर एक अदर फंक्शन जी जेड इक्वल्स टू जेड जीरो एज्यूम करें देन 1 बाई एन इक्वल्स टू जेड आ जाएगा। सो 1 बाई एन इक्वल्स टू जेड हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा है आइडेंटिटी थ्योरम। सो अगर आइडेंटिटी थ्योरम से देखें देन इसका लिमिट पॉइंट जीरो है जो जीरो बिलोंग्स टू डोमेन, और इसका भी लिमिट पॉइंट जीरो है सो जीरो बिलोंग्स टू डोमेन। सो एफ सेट इक्वल्स टू जेड जीरो ऑन अ डोमेन और 1 बाई एन टेंस टू जीरो, ये डोमेन का लिमिट पॉइंट डोमेन से बिलोंग्स कर रहा है। सो इस केस में एफ सेट इक्वल्स टू जी जेड होगा फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। तो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी लेते हैं एफ जेड इक्वल्स टू आइडेंटिकली इक्वल्स टू जी जेड आ गया, मतलब एफ जेड इक्वल्स टू जेड जीरो आ गया। तो इस केस में फंक्शन कॉन्स्टेंट आ गया। फंक्शन कॉन्स्टेंट है देन ऑप्शन एफ कैन टेक द वैल्यू जेड जीरो फॉर फाइनाइटली मैनी पॉइंट, इसके हिसाब से फंक्शन इनफाइनाइट पॉइंट्स के लिए आ गया। सो यहाँ से ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी कह रहा है 1 बाई एन इक्वल्स टू जेड जीरो फॉर ऑल जेड एन बिलोंग्स टू एन देन एफ इज अ कांस्टेंट फंक्शन। तो हमारे पास एफ जेड इक्वल्स टू जेड जीरो आ गया। जेड जीरो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू ली हुई है। सो यहाँ से अगर देखें देन हमारे पास ये फंक्शन कांस्टेंट ही आ गया। सो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, इम्प्लाइज ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन आ गया। अब ऑप्शन सी और डी को चेक करते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है एफ एन इक्वल्स टू जेड जीरो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन देन एफ इज अ कांस्टेंट फंक्शन। सो अगर ऑप्शन सी की बात करें
अगर यहाँ से हमें देखें एफ एन मतलब इसका लिमिट पॉइंट एन एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी लेंगे, सो एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स प्लेन से बिलोंग्स कर नहीं रहा। सो इस केस में यहाँ आइडेंटिटी थ्योरम अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि अगर आइडेंटिटी थ्योरम अप्लाई नहीं होगी देन हम इसको आइडेंटिकल इक्वल्स नहीं ले सकते। इसके लिए हमें काउंटर एग्जाम्पल लिया एफ जेड इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल 2 पाई आइटा इंटू 2 पाई आइटा जेड। सो z0 इक्वल्स टू 1 आता है फॉर इन्फाइनेटली मैनी वैल्यूज। एफ एन इक्वल्स टू 1 इफ एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो अगर नैन नेचुरल नंबर आ रहा है बट एफ जेड डजंट इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। सो ये आइडेंटिकल इक्वल नहीं है, मतलब आइडेंटिकल कॉन्स्टेंट फंक्शन नहीं है, बट फाइनेटली मैनी वैल्यूज़ के लिए इसमें वैल्यू 1 आ रही है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं काउंटर एग्जाम्पल हमें मिल गया, यहाँ से ऑप्शन ही डिस्कार्ड हो गया। और लास्ट ऑप्शन ऑप्शन डी की बात करें एफ आर इक्वल्स टू z0 फॉर ऑल r बिलोंग्स टू q इंटरसेक्शन 1 2 देन f इज अ कांस्टेंट फंक्शन। अगर ऑप्शन डी की बात करें ऑप्शन डी हमें कह रहा है एफ आर इक्वल्स टू z0 फॉर ऑल r बिलोंग्स टू 1 2 इंटरसेक्शन q। सो एक ऐसा सेट अगर देखें e इक्वल्स टू z बिलोंग्स टू c, जहाँ एक ऐसा सेट बिलोंग्स कर रहा है, एक ऐसा सेट एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए जी जेड इक्वल्स टू एफ जेड है फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी के लिए। तो ये सेट और ये सेट इसके अंदर बिलोंग्स कर रहा है 1/2 इंटरसेक्शन क्यू में। सो इसका लिमिट पॉइंट अगर देखें ना, इसका लिमिट पॉइंट आएगा हमारे पास 1/2। सो 1/2 लिमिट पॉइंट बिलोंग्स कर रहा है सी में, डोमेन में बिलोंग्स कर रहे हैं इसका लिमिट पॉइंट। सो लिमिट पॉइंट डोमेन में अगर देखें इसका लिमिट पॉइंट बिलोंग्स कर रहा है और एफ जेड इक्वल्स टू जी जेड है उस डोमेन में। सो यहाँ आइडेंटिटी थ्योरम से हमारे पास फंक्शन आइडेंटिकल इक्वल आ जाएंगे। सो एफ जेड इक्वल्स टू जी जेड इक्वल्स टू z0। तो इस केस में फंक्शन कॉन्स्टेंट आ गया। सो हमारे पास यहाँ से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बी एंड ए आर करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन सी रॉन्ग ऑप्शन हो गया। पार्ट सी का क्वेश्चन है ए बी एंड डी करेक्ट ऑप्शन है। अगर हमें आइडेंटिटी थ्योरम आती है तो हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में पार्ट सी का है, कंसिडर पावर सीरीज। हमें पावर सीरीज दी है एफ जेड इक्वल्स टू सम ऑफ n इक्वल्स टू 0 to infinity minus 1 पावर n z 2n प्लस 1 ओवर 2n का फैक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास इनफाइनाइट। ऑप्शन बी कह रहा है एफ एक्स बाउंडेड। ऑप्शन सी कह रहा है एफ एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स के बीच में बाउंडेड है। और ऑप्शन डी कह रहा है एफ जेड इज इनफाइनाइटली मैनी जीरो। सो इसके लिए हमें सबसे पहले पावर सीरीज सॉल्व करनी होगी। अगर पावर सीरीज सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ईजिली हो जाएंगे। सो अगर पावर सीरीज को ध्यान से देखें तो पावर सीरीज हमारे पास है एफ जेड इक्वल्स टू सम ऑफ n इक्वल्स टू 0 to infinity minus 1 पावर n z पावर 2n प्लस 1 ओवर 2n फैक्टोरियल। तो यहाँ से अगर z की बात करें देन z, यहाँ से अगर एक z बाहर निकाल लें देन इक्वेशन ये पावर सीरीज सिंप्लीफाई हो जाएगी। इसमें -1 पावर n z पावर 2n ओवर 2n का फैक्टोरियल z हमने बाहर ले लिया। सो इसे हमने सिंपल करके सिंप्लीफाई फॉर्म में ये लिख ले रहे हैं z इक्वल्स टू 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड पावर बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सो हम जानते हैं ये एक्सपेंशन है कोस ऑफ जेड का। सो कोस ऑफ जेड का इसका एक्सपेंशन है। सो ये चेंज होएगा जेड को जेड से, जेड को जेड में देखते हैं। सो यहाँ से अगर देखेंगे ऑप्शन डी कह रहा है एफ एस इनफाइनटली मैनी जीरो। सो कोस ऑफ जेड हम जानते हैं ऑसिलेटरी फंक्शन है। सो ऑसिलेटरी फंक्शन है, सो इसके इनफाइनाइट मैनी जीरोज आएंगे। सो अगर इसके इनफाइनाइट मैनी जीरोज आ रहे हैं ऑसिलेटरी फंक्शन के, तो इसके इनफाइनाइट मैनी जीरोज आ रहे हैं। यहाँ से ऑप्शन डी यही करें एफ जेड इज इनफाइनाइट मैनी जीरो। सो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो गया क्योंकि इक्वेशन सिंप्लीफाई हमें जेड एफ जेड से। सो अगर आर ओ सी की बात करें देन इसकी आर ओ सी आएगी। एफ जेड की अगर बात करें देन एफ जेड को मोड ऑफ एफ जेड इक्वल्स टू मोड ऑफ जेड एफ जेड। मोड ऑफ ए इंटू बी इज लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी। सो इस केस से अगर हम देखें देन यहाँ से मोड ऑफ जेड इज mod of z cos z is less than mod of z mod of cos z। सो cos z की हाईएस्ट वैल्यू वी नो दैट 1 होगी। सो अगर इसकी वैल्यू देखें ना, इसकी वैल्यू हाईएस्ट mod of z हो सकती है। सो mod of z अगर इसकी हाईएस्ट वैल्यू है देन यहाँ से ये हमें कह रहा है आर ओ सी ऑफ एफ जेड इज इनफाइनाइट सिंस z बिलोंग्स टू सी। सो z इनफाइनाइट पे जा रहा है। सो यहाँ से इनफाइनाइट आ रही है। सो यहाँ से ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। ऑप्शन भी कह रहा है एफ ऑफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। सो अगर एफ ऑफ जेड को हमने एफ ऑफ एक्स में सिंप्लीफाई कर दिया है, सो एफ ऑफ एक्स में अगर सिंप्लीफाई कर देंगे देन यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्स। सो एक्स बिलोंग्स टू आर, सो एक्स कैन बी इनफाइनाइट। सो इस केस में एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे एफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी जाएगा। सो यहाँ से ऑप्शन भी डिस्कार्टेड हो गया क्योंकि ये टेंस टू इन्फिनिटी आ रहा है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन में हमने एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइनाइट ले ली +1 और -1 के बीच में। अगर एक्स की वैल्यू +1 और -1 के बीच में होगी देन फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट ही आ रही। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट ऑप्शन।
सो यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. सो इसके लिए हमें सिर्फ पावर सीरीज़ को सिंप्लीफाई करना आना चाहिए. सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें देन हमें यहाँ दिया हुआ है U contained in C be an open connected set and f u to C be a non-constant analytic function. Consider of the following statement. Two sets हमें दिया है x equals to x belongs to z x equals to z belongs to u f z equals to 0 and option B हमें लिया है z belongs to u f vanishes and on an open NBD of z in u. Then which of the following statement is true? First statement कह रहा है x is closed in u. Option B कह रहा है u is closed in u, y is closed in u and option C कह रहा है X has empty interior और ऑप्शन डी कह रहा है U is open set in U. सो सबसे पहले हमें एन सेट्स को लिख लेना है, लिख के देखना है सेट्स है कैसे. सो अगर X की बात करें तो सबसे पहले हमें ये X लिया है. सो X इक्वल्स टू Z बिलोंग्स टू U. X अगर Z बिलोंग्स टू U में हमें डिफाइन किया हुआ है X इक्वल्स टू Z बिलोंग्स टू U, हमें एक सेट दिया हुआ है. सो अगर इस सेट की हम बात करें देन एफ जेड इक्वल्स टू 0 मतलब x उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जिन पे फंक्शन की वैल्यू 0 आती है, यानी x हमारे पास ज़ीरोज़ का एक सेट दिया हुआ है. सो अगर x सारे ज़ीरोज़ का सेट दिया हुआ है तो हम जानते हैं एवरी ज़ीरो ऑफ ए नॉन कॉन्स्टेंट नॉन एनालिटिक फंक्शन f इज़ आइसोलेटेड. मतलब अगर किसी फंक्शंस के ज़ीरोज़ की सेट की बात करें तो ऐसा सेट हमारे पास आइसोलेटेड सेट होता है. हमारे पास x एक ऐसा ही सेट लिया हुआ है एक्स फंक्शन के सारे ज़ीरोज़ का सेट लिया है. सो अगर ज़ीरोज़ के सेट की बात करें तो ज़ीरो किसी भी नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक फंक्शन का नॉन ज़ीरो एनालिटिक फंक्शन के ज़ीरोज़ का सेट आइसोलेटेड सेट होता है. सो इस केस में हमारे पास एक्स एक आइसोलेटेड सेट आ गया. अगर एक्स आइसोलेटेड सेट है देन तो यहाँ यही लिखा हुआ है सिंस एक्स डिनोट द सेट ऑफ ऑल ज़ीरोज़ ऑफ एफ एंड जेड इज़ ज़ीरो ऑफ एफ. जेड अगर ज़ीरो है एफ का देन जेड इज़ एन आइसोलेटेड पॉइंट. सो अगर एक्स आइसोलेटेड सेट है तो आइसोलेटेड सेट के पॉइंट्स आइसोलेटेड होते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट्स होंगे. सो यहाँ से जेड सारे आइसोलेटेड पॉइंट्स होंगे और हमें फंक्शन नॉन कॉन्स्टेंट ही दिया हुआ है तो नॉन कॉन्स्टेंट है और नॉन ज़ीरो हो जाएगा. सो यहाँ से क्योंकि ज़ीरो भी एक कॉन्स्टेंट फंक्शन होता है सो इस केस में हमारे पास नॉन ज़ीरो एनालिटिक फंक्शन हो गया. सो हमारे पास जेड आइसोलेटेड पॉइंट्स आ गए और आइसोलेटेड पॉइंट्स अगर ए बिलोंग्स टू एस एंड एस कंटेन्ड इन आर then E is called isolated point if there exists delta greater than 0 such that E minus delta and E plus delta intersection S equals to A. मतलब कोई एक सेट है उसमें ए आइसोलेटेड पॉइंट तब होगा जब ए के एनबीटी की अगर बात करें देन ए प्लस डेल्टा एंड ए माइनस डेल्टा सिर्फ ए ही इंटरसेक्शन एस हो देन सिर्फ उसमें ए है, मतलब उसके एनबीडी में और कोई दूसरा पॉइंट नहीं हो उसके अलावा. तो ऐसे पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं. और लिमिट पॉइंट अगर बात करें ए बिलोंग्स टू आर एस कंटेन्ड इन आर then A is called limit point if delta greater than 0 A minus delta E plus delta intersection S minus E doesn't equals to 5. सो ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है. सो अगर आइसोलेटेड सेट में अगर बात करें तो आइसोलेटेड पॉइंट्स के एनबीडी में सिर्फ आइसोलेटेड पॉइंट खुद ही आएगा, इसके एनबीडी में और कोई पॉइंट नहीं आएगा. ये आइसोलेटेड पॉइंट की डेफिनेशन है. बट लिमिट पॉइंट कह रहा है इसके एनबीडी में मतलब इसके एनबीडी में से अगर उस पॉइंट को निकाल दें देन जो एलिमेंट होंगे वो लिमिट पॉइंट हो जाएंगे. सो अगर इसके एनबीडी की बात करें हमारे पास इसके एनबीडी में कोई एलिमेंट ही नहीं है, अगर इसको ही निकाल दें हम बाहर सो ये एनबीडी इसका खाली हो जाएगा इस पूरा सेट. सो ऐसा सेट पाई आ जाएगा. सो इसके लिमिट पॉइंट का सेट हमारे पास पाई सेट आ गया, मतलब इसका लिमिट पॉइंट का सेट पाई सेट है. जैसे नेचुरल नंबर्स के सेट की अगर बात करें ना उसमें सारे एलिमेंट हमारे पास आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं. सो आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं सो नेचुरल नंबर के सेट का लिमिट पॉइंट का सेट पाई सेट होता है. सो कोई भी सेट क्लोज होगा. सेट क्लोज सेट की डेफिनेशन है सेट इज़ क्लोज इफ इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट. सो तो हमने यहाँ से देखा है यहाँ से सारे पॉइंट्स हमारे पास आइसोलेटेड पॉइंट्स है. सो आइसोलेटेड पॉइंट्स है और सारे लिमिट पॉइंट का सेट हमारे पास फाइव सेट है. और क्लोज सेट की डेफिनेशन कह रही है अगर सारे लिमिट पॉइंट को सेट को कंटेन करे देन ऐसा सेट क्लोज सेट होगा. सो अगर लिमिट पॉइंट का सेट ही हमारे पास फाइव सेट है देन सारा सेट क्लोज सेट सारा सेट उसे कंटेन करेगा लिमिट पॉइंट के सेट को. सो ऐसा सेट हमारे पास क्लोज हो जाएगा. सो इस केस में हमारे पास जो ज़ीरोज़ का सेट है वो क्लोज सेट हो जाएगा. सो हमने लिया है एक्स हमारे पास आइसोलेटेड सेट है तो आइसोलेटेड सेट हैज़ नो लिमिट पॉइंट. सो नो लिमिट पॉइंट implies isolated set is closed set implies x is since x is isolated set implies x is closed set.
सो वो एक्स हमारे पास क्लोज आ गया। सो अगर ऑप्शन से बात करें तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन ही करेक्ट आ जाएगा, जो कह रहा है एक्स एक क्लोज सेट है। यहाँ से ऑप्शन ही करेक्ट आ गया। नाउ कम नेक्स्ट ऑप्शन सी कह रहा है एक्स इज एम्प्टी इंटीरियर। सो इंटीरियर पॉइंट सबसे पहले होती है, इंटीरियर पॉइंट होता है लेट एस कंटेन इन आर ए बिलोंग्स टू आर, देन ए इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। मतलब कोई भी एलिमेंट उसका इंटीरियर पॉइंट होगा, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच ए माइनस डेल्टा एंड ए प्लस डेल्टा कंटेन्ड इन एस। सो अगर एस की बात करें फॉर इंटीरियर पॉइंट एग्जिस्टेंस ऑफ एन बी डी इज कंपल्सरी। सो एन बी डी सारा उसमें कंटेन करना चाहिए। आइसोलेटेड पॉइंट्स है, सो आइसोलेटेड पॉइंट के किसी भी एलिमेंट में एन बी डी तो है नहीं, दैट इज़ वाई वो आइसोलेटेड है। सो हमारे पास यहाँ एन बी डी बन ही नहीं रहा आइसोलेटेड पॉइंट के सेट में। सो एन बी डी बन ही नहीं रहा, देन इंटीरियर पॉइंट ही नहीं बनेगा, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट के लिए एम बी डी होना कंपल्सरी है। तो यहाँ से इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। सो एक्स फॉर एक्स सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट इज एम्प्टी। सो यहाँ से एम्प्टी सेट आ जाएगा। और ऑप्शन सी हम ये कहा है एक्स इज एम्प्टी इंटीरियर। सो यहाँ से ऑप्शन सी भी करेक्ट आ गया और ए हमारे पास करेक्ट आ ही गया। सो ए एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू नेक्स्ट आर्टिकल वाई के लिए देखते हैं वाई सेट है क्या। सो वाई सेट हमें दिया है जेड बिलोंग्स टू यू, एफ वेनिशेस ऑन ओपन एन बी डी ऑफ जेड इन यू। मतलब वाई हमारे पास एक ऐसा सेट है जो जेड के ओपन एन बी डी में वैनिश हो रहा है, यानी ओपन एन बी डी में वैनिश हो रहा है, यानी एफ जेड इक्वल्स टू जेड जीरो, एफ जेड इक्वल्स टू जीरो आ रहा है। वही जीरोस का सेट आ गया, बस ओपन एन बी डी में आए। सो हमने यूनिकनेस थ्योरम या आइडेंटिटी थ्योरम में भी पढ़ी है। मतलब अगर कोई भी सेट एफ जेड इक्वल्स टू सी जेड आ रहा है किसी डोमेन में, अगर उस डोमेन में उनका लिमिट पॉइंट बिलोंग्स कर रहा है, देन ऐसे सेट आइडेंटिकली इक्वल होंगे। सो यहाँ से हमारे पास बाई आइडेंटिटी थ्योरम से एफ जेड इक्वल्स टू आइडेंटिकली जीरो आ गया यू में, क्योंकि इनका लिमिट पॉइंट दोनों का बिलोंग्स कर रहा है सेट में। सो इस केस में एफ जेड इक्वल्स टू फंक्शन आइडेंटिकली जीरो आ गया। सो फंक्शन आइडेंटिकली जीरो आ गया, देन इससे हमारे पास यू इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से वे सारे z बिलोंग्स कर रहे हैं जिनके लिए एफ जेड इक्वल्स टू जीरो, एफ इनिशिएशन ओपन एन बी डी। सो इस केस से हमारे पास पाई सेट आ गया। सो अगर वाई पाई सेट आ गया तो पाई सेट की कंडीशन हम जानते हैं, पाई सेट बहुत ओपन एंड क्लोज सेट होता है। तो इस केस में वाई हमारे पास ओपन और क्लोज दोनों केस बन गए। सो यहाँ से बी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए एंड सी हमने पहले ही सेलेक्ट कर लिए थे। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास ए बी सी एंड डी सारे ऑप्शन आ गए। ये पॉइंट सेट टोपोलॉजी से भी बनता है क्वेश्चन। यहाँ सिर्फ एनालिटिसिटी के बारे में दिया हुआ है, बाकी सारी आर्टिकल पॉइंट सेट टोपोलॉजी से ही पूछे गए। सो यहाँ में एक तो आइडेंटिटी थ्योरम यूज़ आई है और दूसरा पॉइंट सेट टोपोलॉजी के आर्टिकल यूज़ आए हैं। सो इस क्वेश्चन में चार ऑप्शन करेक्ट है। सो आज के इस वीडियो में हमने पार्ट बी एंड सी से पूछे गए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू।